एक मैं दिग्गज नेता नहीं हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी का कांग्रेस का एक कार्यकाल। राजनीति में 56-57 वर्ष है, 57 वर्ष हो गए हैं। आप कान खुले रखें, लेकिन मुंह को जरा सा आपको नियंत्रण में रखना पड़ता है। लोकतंत्र में जीत हार होती है, पार्टी का मनोबल कमजोर नहीं होना चाहिए। भाजपा इसमें, इस आर्ट में माहिर है। हरियाणा में उन्होंने हिंदू समाज को दो भागों में बांट दिया, बल्कि हमारे उत्तराखंड के अंदर तो बहुत बुरी स्थिति है। भाजपा के नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो खट्टर साहब को 9 साल मुख्यमंत्री रखने के बाद बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती? इस स्तर पर कोई नाराजगी है ही नहीं, बल्कि निचले स्तर पर कोई नाराजगियां भी हैं भी तो हम उनको सुलझा लेंगे। यदि साध्वी जी की बात पर उसके लिए मुझसे बड़ी अकल वाला, बड़े समझ वाला व्यक्ति चाहिए। मैं उतना समझदार नहीं हूं कि उस पर कोई टिप्पणी कर सकूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करने में भाजपा मास्टर है और ये मीडिया का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन सत्ता भय को कोतवाल तो डर काहेगा। और झूठ गढ़ने में और झूठ दिखाने में भाजपा से उस्ताद कोई नहीं है। इतने सुंदर सुंदर सवाल पूछे, इतने मुस्कुराते हुए पूछे। मेरी तो दावत है आपको कि आप भी आइए और कांग्रेस में आइए। नमस्कार, मैं हूं रश्मि राज और आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। मेरे सामने अभी है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। जन हिंदुस्तान का बहुत स्वागत। पहले तो हम आपसे एक पर्सनल सवाल करेंगे, व्यक्तिगत सवाल करेंगे। ये कि आप 76 साल की आपकी उम्र है, आप कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और आपने लगभग 40 से 45 साल राजनीतिक करियर को पार किया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक जो राजनीतिक करियर पार किया है वो उसमें किस तरीके से आपने पार किया और क्या कभी कोई कठिनाई आई और अभी तक आपने जो सफर तय किया है वो किस तरीके का रहा आपका सफर? पहली बात तो ये है, मैं 3 बात ओपनिंग सेंटेंस को करेक्ट करूंगा। एक तो मैं दिग्गज नेता नहीं हूं। मैं एक कार्यकर्ता हूं। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी का कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं। लाखों मुझ जैसे कार्यकर्ता हैं। दूसरी बात जो है, आपने कहा कि आपको 70 साल हो गए हैं, मुझे 76 साल हो गए। 76 साल। हाँ। और दूसरा आपने कहा राजनीति में 45 साल, मुझे राजनीति में 56-57 वर्ष है, 57 वर्ष हो गए हैं सामाजिक जीवन में, राजनीति में। और जब आप राजनीतिक जीवन में होते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। आप उसको एक लर्निंग प्रोसेस मान करके, एक सीखने की प्रक्रिया मान करके यदि उन कठिनाइयों को, उन बाधाओं को, उन चुनौतियों को पार करते हैं तो आप सहज रह पाते हैं और धीरे धीरे लगे रहते हैं, निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, तो फिर आप ऊंचा आगे बढ़ते जाते हैं। बस आपको 2 काम करने पड़ते हैं प्रारंभ में। एक तो पांव निरंतर चलते रहने चाहिए, आप मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। दूसरा, आप कान खुले रखें, लेकिन मुंह को जरा सा आपको नियंत्रण में रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार आपकी ओपिनियन दूसरे लोगों को चुभ सकती है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो उससे समन्वय पैदा नहीं होता है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ। तो उसके लिए आवश्यक है कि आपका वाणी पर नियंत्रण हो और आप निरंतर प्रयत्नशील रहें। तो प्रयत्नशील व्यक्ति का हर कोई उसको हाथ पकड़ना चाहेगा। तो हम मैं निरंतर प्रयत्नशील रहा हूँ और आज भी मैं यत्नशील रहता हूँ। सुबह से मैंने एक लेख फाइनल किया है और उसके बाद एक दूसरा लेख लिखने की भूमिका डाली है। 1.5-2 पेज लिखा था, तो आपके आगमन की बात आई तो फिर मुझे उठना पड़ा। तो ये मैं करता रहता हूँ।
एक चीज मैं पूछूंगी कि आप दिग्गज क्यों नहीं अपने आप को कहे? मैं कार्यकर्ता बना रहना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? और कार्यकर्ता के तौर पर ही कार्यकर्ता और दिग्गज, जो मैंने आपको बोला कि आप दिग्गज नेता हैं, आपने बोला नहीं हम दिग्गज नेता नहीं हैं, दिग्गज तो कार्यकर्ता है, देखिए, ऐसा क्यों? दिग्गज के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बड़ा त्याग करना पड़ता है। आपका आपने भी बहुत सारे विजन बहुत काम किए बड़ा हैं। आपका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए, आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, सर आपका, आपकी मैंने जहां क्षमता तक सुना है आपका भी दिल बहुत बड़ा है। आपकी क्षमता बहुत अकूत होनी चाहिए। देखिए, ये जी। समय और दूसरे लोग मूल्यांकन करते हैं, लेकिन मेरा अपना मूल्यांकन यह है कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और उसके तौर पर ही मैं कार्य करना चाहूंगा, खैर ये तो बल्कि आपका कार्य सरल करते करते स्वभाव है। विदा होना चाहूंगा। जी। एक सवाल हम अब करेंगे कि आप, जो कांग्रेस जो है हर जगह दावे करती है, जिस तरह से हरियाणा में चुनाव हुआ वो पहले से दावे कर रही थी कि इस बार हमारी जीत होगी, लेकिन लास्ट लास्ट तक दावे करती रही, लेकिन ये हुआ कि उनकी हार हो गई। ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ? देखिए, लोकतंत्र में जीत हार होती है, पार्टी का मनोबल कमजोर नहीं होना चाहिए। हरियाणा की जीत कांग्रेस के लिए भी आवश्यक थी, इंडिया गठबंधन के लिए भी आवश्यक थी, और सबसे बड़ी बात यह है, भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक थी। संसदीय लोकतंत्र उससे और सब प्रभावी होता, क्योंकि एक प्रभावी विपक्ष हम्म। सत्ता को निरंकुश होने से रोकता है, उसको बहकने से रोकता है। तो हरियाणा यदि कांग्रेस के पक्ष में आता तो ये हमारे देश की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती, और हरियाणा आना चाहता था। तो और क्या ऐसा लेकिन कारण रहा कि सर मतलब नहीं आ हाँ, पाया? सत्ता ने एक बड़ा छोटा ऊंचा हथियार, मगर प्रभावी हथियार, क्योंकि संकीर्णता की कोई सीमा नहीं होती। आप चाहे धर्म के आधार पर करें, जाति के आधार पर करें, चाहे भाषा के आधार पर करें, रंग भेद के आधार पर करें, जैसे पहले अंग्रेज करते थे। तो इस भाजपा इसमें, इस आर्ट में माहिर है। हरियाणा में उन्होंने हिंदू समाज को दो भागों में बांट दिया अपने वोट के लिए। हरियाणा में? हरियाणा में जी। शेष हिंदू समाज को जाट के विरुद्ध वोट करने के लिए प्रेरित किया, एकजुट किया। तो ये चाल उनकी सफल हो गई। हमने सोचा था कि हरियाणा की जनता इस चाल को विफल करेगी, लेकिन उनकी धन शक्ति, उनकी तकनीकी शक्ति, और उनकी उनकी कूट शक्ति, षड्यंत्रकारी शक्ति, ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन जो है उनको वहां जिता ले गया। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि हरियाणा में जो मुद्दे थे, वो मुद्दे सार्वभौम मुद्दे हैं, वो हार नहीं सकते, क्योंकि वो जनता के मुद्दे हैं। महंगाई निरंतर सुरक्षा की तरीके से बढ़ रही है, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, महिलाएं आज, महिला अपराध की स्थिति पूरे दुनिया के अंदर, हम हमारी तुलना जो है इथोपिया और दूसरे मुल्कों के कैटेगरी में हम खड़े हैं। महिलाओं पर अत्याचार की स्थिति है, बल्कि हमारे उत्तराखंड के अंदर तो बहुत बुरी स्थिति है। भाजपा के नेताओं के नाम आ रहे हैं इस तरीके के अत्याचार आदि के अंदर। तो महिला सम्मान, युवाओं का भविष्य, किसानों का सम्मान, किसान देवता के समान है, लेकिन अन्नदाता को जिस तरीके से अपमानित किया गया, और मतलब वो अपमान, हाँ मैं ये बात मानता हूं कि ध्रुवीकरण में भाजपा को किसानों के अपमान से एक सहारा मिला। उन्होंने, किसान अपने लिए लड़ रहे थे, लेकिन किसान ज्यादातर जो प्रभावी किसान हैं वो जाट या जट कम्युनिटी के थे, वो ज्यादा भोकल थे लड़ने में। तो उनको समाज को पोलराइज करने में इससे मदद मिली। मगर किसानों का सम्मान तो शाश्वत सत्य है, वो सत्य को कैसे झुकलाया जाएगा? तो वहां इन सब चीजों की अब अग्निवीर योजना देश के लिए बोझ होने जा रही है। कैसे, वो सवाल कैसे हार सकता है? हरियाणा का विकास कुछ नहीं हुआ कांग्रेस के जाने के बाद, तो वो सवाल है
और उसको एक्नॉलेज किया भाजपा ने। नहीं तो खट्टर साहब को 9 सवा 9 साल मुख्यमंत्री रखने के बाद बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती? खुद ही मान लिया कि सरकार खटारा होगी। ये सब चीजें हैं। तो हरियाणा में मेरा मानना है कि ये जनमत में एक अपवाद है, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके का पोलराइजेशन करने में ये सफल नहीं होंगे। वहां के लोग इनको नकारेंगे, सर आपने महाराष्ट्र की बात की है, इस तरीके की टैक्टिस को नकारेंगे जी, और ये सब जगह इसी टैक्टिस को कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इन्होंने पहले चरण में हिंदू मुसलमान की राजनीति की और अब हिंदू को बांट रहे हैं। तो ये जो इनकी कोशिशें हैं, ये कोशिशें अभी तो इनको फल दे रही हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि लोग समझेंगे और इसका प्रतिवाद करेंगे। आपने महाराष्ट्र की बात की है, तो मैं एक सवाल अभी जो है करूंगी कि सूत्रों से पता चला है कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस की पार्टी को मजबूत पकड़ वाली शिवसेना को देने से नाराज है। तो इस पे आपके हिसाब से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या राहुल गांधी की जो नाराजगी है वो एमबीए पर घातक साबित हो सकती है? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं। शीर्ष स्तर पर कोई नाराजगी है ही नहीं, बल्कि निचले स्तर पर कोई नाराजगियां भी हैं भी तो हम उनको सुलझा लेंगे। और वहां जो नाराजगी है सर, ये कैसी नाराजगी है? मुझे मालूम नहीं, ये खाली ऐसी चीजें चला दी जा रही हैं। कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और कुछ सीटों पर थोड़ा विवाद है। हमारा मानना है कि हमारा पक्ष मजबूत है, लेकिन शिवसेना कुछ कारणों से उन सीटों पर दावा कर रही है। तो यदि हम समझाने में सफल हो जाएंगे, हमको भरोसा है कि कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। जब हमने हरियाणा चुनाव की बात की तो आपने एक चीज कहा कि बीजेपी जो है, आपका कहने का ये मतलब था कि जातिवाद कर रही है, जिसकी वजह से वो जीत पाई है। ठीक है, तो 70 साल से कांग्रेस देश पर राज की है, क्या उसने कभी जातिवाद नहीं किया? हमने सबको जोड़ा। यदि हम ये भेदभाव करते, हमने तो रंग भेद के खिलाफ लड़े हम दुनिया में, तो हम कैसे अपने देश के अंदर भेद करेंगे? इसलिए जब हम रंग भेद से लड़े, हमने कहा भाई ये हमको छोटा सा रंग के आधार पर छोटा क्यों समझा जा रहा है? आजादी की लड़ाई रंग भेद के खिलाफ भी थी। हमने जो है जो इस तरीके के, चाहे अमेरिका में था, चाहे साउथ अफ्रीका में था, रोडेशिया आदि में, तो वो सब हमने उस रंगभेद को समाप्त किया। हमने ब्रिटेन से दूसरे जो गोरी मनोवृत्ति थी, हम उससे लड़े। हम कैसे अपने देश के अंदर धार्मिक संकीर्णता लाएंगे? तो हमने इसलिए धार्मिक एकजुटता की बात कही, सर्वधर्म संभाव, जो हमको सनातन धर्म ने कहा था, हमने वो रास्ता देखा और उसी रास्ते पर चलते हुए सनातन धर्म की दूसरी उक्ति कि वसुधैव कुटुम्बकम, हमने उस रास्ते पर चलना प्रारंभ किया। तो उसमें ये बांट करके हम नहीं चल सकते थे, जोड़ करके चल सकते थे। तो इसलिए हमने सबको जोड़ा। हमने एससी को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और तेजी से वो मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके, उसके लिए प्रमोशन में आरक्षण जैसे आदि उनको भी किया। और आज हमारे नेता जो है इसीलिए कह रहे हैं कि ये 50% की सीलिंग हटाओ आरक्षण वाले, क्योंकि एससी को लाना है मुख्य धारा में। जितनी तेजी से जल्दी हम उनको मुख्य धारा में वो मुख्य धारा में हैं सोच आदि आदि से, लेकिन आर्थिक रूप से, सामाजिक ताकत की रूप में हम उनको मुख्य धारा में लाएंगे, क्योंकि उनके पास जो आर्थिक संसाधन है, भूमि, उद्योग, उनमें हिस्सा नहीं है, कम है। तो उनको आरक्षण के जरिए नौकरियों में हिस्सा दे करके और काम में हिस्सा दे करके हम वहाँ लाएंगे। और इसलिए कांग्रेस बहुत सारे ऐसे कदम उठाती है। जैसे मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट में भी जो है आरक्षण के सिद्धांत को लागू किया। मैंने कहा भाई इसकी कोशिश करो, लाओ। तो ये कांग्रेस ने हमेशा जोड़ने के लिए किया। भाजपा
ने हमेशा बांटने के लिए किया। उन्होंने हमेशा गॉडसे वाली पॉलिसी अपनाई। गॉडसे क्यों नाराज थे गांधी जी? केवल इसलिए नाराज थे, इसलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी क्योंकि गांधी कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम। तो आप गांधी की बात कर रहे हैं, तो अभी अभी हम एक साध्वी प्राची जी से एक इंटरव्यू कल लेकर के आए हैं। तो उन्होंने 2 दिन पहले उनका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रही थी कि बिश्नोई को लेकर के कि वो जो है हमारे लिए काम कर रहे हैं, मतलब अच्छे हैं। और अभी अभी जो कल हमने बाइट लिया था, उनमें उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गांधीवादी है, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस जो है गांधीवादी रही है, गांधी के कहे हुए सिद्धांतों पे चली है। तो उन्होंने ये कहा है, तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? किसने कहा है? साध्वी प्राची ने। हैं? साध्वी प्राची ने। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर, क्योंकि यदि राजनीतिक जीवन के 55-56 साल समाज का काम करने के बाद यदि साध्वी जी की बात पर उसके लिए मुझसे बड़ी अकल वाला, बड़े समझ वाला व्यक्ति चाहिए, मैं उतना समझदार नहीं हूं कि उस पर कोई टिप्पणी कर सकूं। आपने SC/ST की बात करी थी अभी कि बीजेपी से रिलेटेड कुछ, तो मेरा एक सवाल, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है वायनाड में, जो सॉरी अभी अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वायनाड में प्रियंका जी जो नामांकन करने गई, उसके बाहर उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो अंदर नामांकन कर रही हैं और बाहर जो है खड़गे जी खड़े होकर के झांक रहे हैं। इस पे जो है बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है, ये कैसा है कि दलित है इसलिए उनको बाहर खड़ा किया गया है, ऐसा कुछ। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? उन्होंने पूरे नामांकन का नेतृत्व किया है जी। और नामांकन करते वक्त प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे साहब तीनों अगली पंक्ति में बैठे हुए और पीछे की पंक्ति में, प्रियंका जी के पीछे की पंक्ति में सोनिया गांधी जी हैं, वेणुगोपाल हैं, वहां के PCC प्रेसिडेंट हैं, दूसरे लोग हैं। तो खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं। इस वीडियो की सच्चाई क्या है कि गांधी परिवार शिष्टाचार के मामले में भाजपा को अकल सिखा सकता है, उनको बता सकता है। और ये सारे वीडियो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करने में भाजपा मास्टर है और बहुत दिनों से कर रही है। उन्हें तो मेरे को इसका रोज प्रयोग करते हैं, कभी मुझे कुछ मुसलमान वाली टोपी पहना देते हैं, कभी किसी का कुछ करते हुए दिखा देते हैं। तो ये भाजपा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उनको दुरुपयोग कर रही है और ये मीडिया का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन सत्ता भय को कोतवाल तो डर काहेगा, तो आप उसमें कुछ करिए पुलिस में, उनमें तो कुछ कार्रवाई भी नहीं होती है। ये तो जो है, जो साइबर क्राइम है, जो देश के साथ साइबर क्राइम हो रहा है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं कांग्रेस वाले को, तो ये खुद करते हैं। कांग्रेस के साथ तो ये साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है। मतलब आपका क्या कहना है कि जो ये वीडियो है ये फेक है? हाँ, ये बीजेपी के द्वारा AI वो करके जो है बनाया गया है? हाँ, उनके पूरा सोशल मीडिया को उन्होंने इस बात के लिए इस्तेमाल किया, उनके विशेषज्ञ इस मामले में झूठ गढ़ने में और झूठ दिखाने में भाजपा से उस्ताद कोई नहीं है। पहले ही उस्ताद थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक ने उनको और सक्षम बना दिया और दुरुपयोगी बना दिया। और आपसे मेरी गुजारिश है कि उनको बिल्कुल उनका इस तरीके का कोई वीडियो आए तो वो फेक है, उसको आप लोग जो है उस पर तकलीफ मत करिए अपनी। इसीलिए तो हमें पूछना पड़ा आपसे सर। सर एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी। आज की युवा जो है बहुत राजनीतिक में आना चाहते हैं। आप तो काफी लंबे समय से रहे हैं, आपने बताया कि 50-56 साल रहे हैं आप, है ना? तो क्या टिप्स देंगे आज के युवा को? आप किस तरीके से राजनीति में आए? बिल्कुल आना चाहिए और पूरे उत्साह के साथ आना चाहिए, अपनी समझ को खोल करके रखना चाहिए और निरंतर परिश्रम करना चाहिए। और आगे बढ़ने, परिश्रम ही आगे बढ़ने का रास्ता है। और हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए।
बल्कि आपने इतने सुंदर सुंदर सवाल पूछे, इतने मुस्कुराते हुए पूछे। मेरी तो दावत है आपको कि आप भी आइए और कांग्रेस में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल मेरा ये है कि उत्तराखंड के, वैसे जब आप सीएम थे उस समय की स्थिति, और अभी तो खैर बीजेपी की सत्ता है यहाँ पे, तो अभी की स्थिति क्या है और क्या कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पर, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? कुछ नहीं है। भाजपा तो केवल केवल मुस्लिम मुस्लिम कह करके राजनीति कर रही है और यहाँ भी समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, जबकि हम उत्तराखंड सर्वधर्म संभावी है। भगवान शिव सबके हैं, सबको, इसीलिए भगवान शिव श्रेष्ठ माने गए क्योंकि वो सबको सबको प्यार देते हैं। सबसे गरीब के भी हैं, अमीर के भी हैं, सबके हैं, काले के भी हैं, गोरे के भी हैं, हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सब सल्ला रखते हैं। उत्तरकाशी में सर एक दंगा हुआ था अभी मस्जिद को लेकर के। हम्म? उत्तरकाशी में एक दंगा हुआ है मस्जिद को लेकर के, जिसपे एक पुलिस की तरफ से, उत्तरकाशी पुलिस की तरफ से एक वो आया है। वो भाजपा की एक्सपर्ट, ऐसे सब कामों में आपको भाजपा ही दिखाई देंगे। आप जाइए तो आपको पता लग जाएगा कि ये सब भाजपा ही है। तो ये तो उनकी एक्सपर्टाइज है। एक ये इस तरीके की फेक न्यूज़ बनाना एक्सपर्टाइज है, दूसरा इस तरीके से जो है लोगों को भड़का करके गलत वो करना, ये उनकी एक्सपर्टाइज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।